गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने आज पढ़ेंगे सेल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस की थी। आज हम सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन मतलब कि हम समझेंगे इसके रूपांतरण, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस प्रकार अपने आप को मॉडिफाई करती है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके मॉडिफिकेशन या रूपांतरण। आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक सेल दूसरी सेल से आपस में जुड़ी हुई है। तो सेल जुड़ने के लिए अपने आप को किस तरीके से मॉडिफाई करती है, या एक सेल दूसरी सेल के साथ मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र के लिए या अपने आप को आपस में जोड़ने के लिए, ताकि सेल आपस में जुड़ेगी तो वो एक मजबूत टिश्यू बनाएगा, और मजबूत टिश्यू जब बनेंगे तो वो एक मजबूत ऑर्गन बनेगा या अंग बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो इस तरह से सेल मेन रीज़न है किसी भी हमारी बॉडी का, सबसे छोटी यूनिट है, और उसका ढंग से आपस में जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा एग्जांपल लिया है कि किस प्रकार सेल अपने आप को दूसरी सेल से जोड़ने के लिए अपने आप में मॉडिफिकेशन करती है। उसकी मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन होता है, उसकी जो प्लाज्म के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है वो अपने आप को चारों ओर से किस प्रकार से दूसरी सेल से जोड़ती है। तो एक एग्जांपल लिया है कि एक सेल 1 है और एक सेल 2 है, वो अपने आप को अलग अलग तरीके से जोड़ने के लिए अपने सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ शेप्स में बदलती है, उसमें आकार में बदलती है। तो कैसे बदलती है, तो यहाँ पर एक डायग्राम है, उस डायग्राम को मॉडिफाई करके या बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब इसी डायग्राम को ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, वो ये स्ट्रक्चर है, और इस मॉडिफिकेशन के अंदर थोड़ा अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई गई है। तो वो इस टाइप से होती है जिसके अंदर एक सेल ये है, एक सेल ये पार्ट है और दूसरा सेल ये है। दोनों सेल एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसे जंक्शन, कुछ ऐसे गैप पाए जाते हैं, कुछ ऐसे आपस में जोड़ने वाले जॉइंट्स पाए जाते हैं जिसकी सहायता से एक सेल दूसरी सेल से जुड़ती है। तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर ये स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में दिखाया गया है। फिर यहाँ से ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम प्रत्येक स्ट्रक्चर को और थोड़ा एनलार्ज करके दिखाया गया है। तो हम बार बार से डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से सेल में मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, और वो सेल को एक सेल को दूसरी सेल के साथ जोड़ते हैं। तो पहले बात करें, हम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, माइक्रोविल्ली। मतलब कि ये उन अंगों में पाया जाता है जो ऑर्गन ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर किसी चीज़ को अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कि अवशोषित करते हैं। मतलब कि ये लिक्विड को या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के रूप में उन्हें अब्जॉर्ब करने का, उन्हें अवशोषित करने का काम करता है। तो माइक्रोविल्ली पाए जाते हैं। तो ये उंगली के समान होते हैं, ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, ये उंगली के समान सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। मतलब कि एक सेल सरफेस ऐसा है और दूसरा सेल सरफेस ऐसा है। इसका मतलब इस जो सिंगल लाइन, सीधी लाइन के अंदर यदि वो कोई सेल मेम्ब्रेन सीधी है, सीधी स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो उसका सरफेस एरिया कम होगा। यदि वो इस रूप में है तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोविल्ली, जिसके कारण उस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब कोई मॉलिक्यूल जब यहाँ से इसके ऊपर से गुजरेगा तो वो सीधा निकल जाएगा, लेकिन कोई मॉलिक्यूल यदि इसके ऊपर से गुजरेगा तो वो सीधा ना गुजरकर इन माइक्रोविल्ली के टच में जाएगा, जिसके कारण वो वहाँ पर रुकने की उसकी जो टाइम है वहाँ पर ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो उस मेम्ब्रेन को, उस मॉलिक्यूल को अब्जॉर्ब करना ज़्यादा आसान होगा। सीधी लाइन पे सपाट पड़ा है मैदान, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पानी है या कोई लिक्विड तेज़ गति से बहेगा, और यदि वो उबड़ खाबड़ है तो वहाँ पानी रुक कर जाता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी लिक्विड मटेरियल जहाँ उन्हें रोकना है और उन्हें अब्जॉर्ब करना है, ब्लड के अंदर मिलाना है, कहीं और उसको भेजना है, तो वहाँ पर उसको अब्जॉर्ब करना, अवशोषण करना जरूरी होता है। तो माइक्रोविल्ली इस तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन फूड को ऑब्जर्व करता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोविल्ली जो होते हैं वो इसी स्ट्रक्चर होती है। इसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे, वो भी क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल्स को या उन लिक्विड्स को रोकने के लिए तैयार रहते हैं। सीलिया के साथ बेसल ग्रेन्यूल पाया जाता है जो सीलिया को अटैच रखता है। तो किस प्रकार से होगा, क्या होगा, हम साइटोस्केलेटन में पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटन टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे कोशिका कंकाल, उसमें सीलिया पढ़ेंगे, फ्लैजिला पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग मैट्रिक्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी मैट्रिक्स पाई जाती है, तो हम नेक्स्ट अलग सी वीडियो पढ़ेंगे उसके लिए। तो माइक्रोविल्ली जो होते हैं वो फूड को ऑब्जॉर्व करता है। उसके बाद दूसरा बात करें हम, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन एक सेल को दूसरी सेल के साथ क्लोजली इंटैक्ट करने के लिए या अच्छी तरह से जोड़ने के लिए अपने आप को
तैयार करती है, अपने आप को मॉडिफाई करती है। तो ये टाइट जंक्शन का डायग्राम अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें विशेष टाइप की प्रोटीन होती है जो क्या करती है, सेल को आपस में ज्वाइंट करने का काम करती है। इसमें लगभग 6 टाइप की प्रोटीन होती है, 6 अलग अलग टाइप की प्रोटीन होती है जो क्या करती है, इनको आपस में जोड़ने का काम करती है। तो टाइट जंक्शन नाम से स्पष्ट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये एक सेल दूसरी सेल के साथ टाइटली अरेंज होती है। जहाँ पर मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करना होता है, या जो मसल्स हैं उनको आपस में टाइटली जोड़ने के लिए यहाँ पर टाइट जंक्शन पाया जाता है। टाइट जंक्शन का एक और नाम है, टाइट जंक्शन को एक और नाम बोल देते हैं, टाइट जंक्शन को हम बोलते हैं जोनाली ओक्लूडेंट्स। जोनाली ओक्लूडेंट्स जो होता है वो टाइट जंक्शन का अलग से नाम है। तो कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है जोनोला ओक्लूडेंट्स क्या है, मतलब कि वो टाइट जंक्शन के नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, वो इस पर्टिकुलर टर्म्स पर क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं जोनाली ओक्लूडेंट्स। तो टाइट जंक्शन का दूसरा नाम है, ये टाइटली अरेंज होता है। उसके बाद हम बात करें गैप जंक्शन की। गैप जंक्शन वहाँ पाया जाता है जहाँ पर सेलुलर स्पेस, 2 सेल के बीच में स्पेस पाया जाता है, तो सेलुलर स्पेस को भरने के लिए वहाँ पर गैप जंक्शन होता है। और वहाँ पर भी एक सेल दूसरी सेल के साथ एक पाइप के द्वारा जुड़ी होती है, उस पाइप को हम बोलते हैं कनेक्सॉन्स। तो कनेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो किस में पाई जाती है, गैप जंक्शन में, जो एक सेल को दूसरी सेल के साथ जोड़ने का काम करती है। उसके बाद थर्ड आता है यहाँ पर डेस्मोसोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्मोसोम। इसकी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल के अंदर दी गई है। डेस्मोसोम मेनली कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट सेल में एनिमल सेल में पाए जाते हैं। डेस्मोसोम जो है वो एक सेल के मॉलिक्यूल्स को दूसरी सेल के मॉलिक्यूल में जोड़ने का काम करते हैं। मतलब कि ये हमने डेस्मोसोम, एक हमने प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो वो स्ट्रक्चर भी है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। जबकि डेस्मोसोम जो होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है। और दोनों में डिफरेंस यही है कि इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग है और फंक्शन सेम है। बस बात यह है कि यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर डेस्मोसोम जो होते हैं वो एक सेल के मटेरियल को दूसरी सेल के मटेरियल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। और बेसिकली हम कहें तो इसके द्वारा कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल भी हैं वो भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो डेस्मोसोम है जिसके अंदर इंटरसेलुलर प्रोटीन, मतलब कि सेल के बीच का खाली रीजन, मतलब कि ये रीजन क्या है, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तो यहाँ पर ये स्पेस क्या कहलाएगा, इंटरसेलुलर रीजन। तो वहाँ पे कुछ विशेष टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, उन प्रोटीन को इंटरसेलुलर प्रोटीन बोलते हैं। इन इंटरसेलुलर प्रोटीन का बाहर की प्रोटीन प्लेट के साथ कनेक्शन होता है, और प्रोटीन प्लेट जो होती है वो इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन, मतलब कि यहाँ से ये प्रोटीन का है, ये सेल के अंदर है, यहाँ से कुछ प्रोटीन निकलेंगे, इस तरह की प्रोटीन निकलेगी, तो उसे क्या बोलते हैं हम, इंट्रासेलुलर। जबकि ये बीच में पाए जा रहे हैं, रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, वो कहाँ होंगे, सेल के बीच में, 2 सेल के बीच में, जहाँ पर गैप होगा, जहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस होगा, जहाँ अंतरा कोशिकीय अवकाश होगा, वहाँ पर इंटरसेलुलर प्रोटीन पाए जाएंगे। और वो प्रोटीन का संबंध होगा प्रोटीन प्लेट के साथ, और प्रोटीन प्लेट बाहर जो अंदर की तरफ सेल की तरफ से जुड़ी होगी इंट्रासेलुलर प्रोटीन की तरफ। अंतरा कोशिकीय प्रोटीन, इसको अंतर कोशिकीय प्रोटीन बोलते हैं और इसको अंतरा कोशिकीय प्रोटीन बोलते हैं। तो आपस में ये क्या करते हैं, मेनली प्रोटीन चैनल्स के रूप में काम करते हैं, मतलब कि एक सेल से प्रोटीन के मॉलिक्यूल को दूसरी सेल के प्रोटीन में डालने का काम करते हैं। तो ये, क्योंकि हमने कल उससे पहले टॉपिक में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड सोल्यूबल मटेरियल को आसानी से पास करने देती है, जबकि प्रोटीन सोल्यूबल या वाटर सोल्यूबल मटेरियल को आसानी से पास नहीं करने देती। उसके बाद डेस्मोसोम, ये प्लांट एनिमल सेल में पाए जाते हैं। उसके बाद इंटरडिजिटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइक्रोविलाई जो होती है वो ऑब्जॉर्ब करने का काम करती है, मतलब कि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स को ऑब्जॉर्ब करेगी, तो ये सरफेस के ऊपर पाई जाएगी। इंटरडिजिटेशन मेनली किसी एक सरफेस को दूसरे सरफेस से टाइटली अरेंज करने के लिए होता है, और वहाँ पर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र भी होता है। ये मेनली पाया जाता है प्लेसेंटा के अंदर, अपरा के अंदर, जब एम्ब्रियो मदर टिश्यू के साथ, गर्भ में पल रहा बच्चा जब माता के टिश्यू के साथ जुड़ा रहता है, तो वहाँ पे इस तरह का बहुत क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है, और इस रिलेशन को बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। ये एक तरह से क्या होते हैं, एक एस शेप में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और ये पूरा, एक यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दिया है, पूरा एम्ब्रियो
मैटरनल टिश्यू के साथ जुड़ा रहता है तो इंटरडिजिटेशन वहाँ पे मेम्ब्रेन जो होती है आपस में एक दूसरे के साथ धसी रहती है, मतलब कि एक मेम्ब्रेन दूसरी मेम्ब्रेन के साथ ऐसे उंगली की तरह आपस में धसी रहती है, तो उसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। फिर गैप जंक्शन है, ये हमने पढ़ लिया। गैप जंक्शन उसी तरह का पार्ट है, जो टाइट जंक्शन है वो थोड़ा सा गैप होगा, और गैप वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कनेक्शंस, जिसमें बीच में पाइप जुड़ी होगी जिसके द्वारा वो मॉलिक्यूल्स को आसानी से ट्रांसफर कर लेते हैं। ये भी एनिमल सेल में पाए जाते हैं, सॉरी प्लांट एनिमल सेल में, ये भी एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ये भी एनिमल सेल में, ये भी एनिमल सेल्स में, और ये स्ट्रक्चर पाई जाती है प्लांट सेल में। किसमें पाई जाती है, प्लांट सेल में। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ये सेल वॉल है, ये मिडल लाइन इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेती है, जिसके अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा मीन्स क्या करती है, ये स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को या प्लांट्स के अंदर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जोड़ने का काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेस्मोट्यूब्यूल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेस्मोट्यूब्यूल्स। तो वहाँ पर इसके अंदर ER जो है वो क्या बनाती है, डेस्मो ट्यूब्यूल बनाती है, जो ER को दूसरी ER के साथ, एक सेल की ER को दूसरी सेल की ER के साथ या अंतःपर्देवी जालिका के साथ ज्वाइन करने का काम करती है, जिसके द्वारा प्रोटीन जो होता है आसानी से इसके द्वारा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के जो है मॉडिफिकेशन है। अब यहाँ पर एक डेस्मोसोम है, यहाँ पर जैसे टाइट जंक्शन का कुछ नाम दिया था उसको बोलते हैं जोनुला ओक्लूडेंट्स। इसी तरीके से प्लांट जो डेस्मोसोम है उसको हम बोलते हैं मैकुला एडहेरेंस। उसे हम क्या बोलते हैं, मैकुला एडहेरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये, एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछी भी जाती है। टाइट जंक्शन को जोनुला ओक्लूडेंट्स और डेस्मोसोम को मैकुला एडहेरेंस, इस तरह के जो टर्म्स है वो पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, तो इनको याद रखना है अपने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन, मतलब कि फंक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या फंक्शन होंगे वो देख लेते हैं हमने, तो उसको थोड़ा रब कर दें। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। फर्स्ट क्या करती है, ये शेप प्रोवाइड करती है। सेकंड, इसमें मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं। तो इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल, सेल को एक व्यक्तिगतता या इंडिविजुअलिटी प्रदान करती है, प्रॉपर एक सेल को दूसरी सेल से क्या रखती है, ये अलग रखती है। फिर ये क्या करती है, थर्ड, सेल इंजरी में भी हेल्प करती है। जो बाई चांस कुछ सेल का पार्ट जो है वो कहीं से डैमेज हो गया किसी तरीके से, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर विशेष टाइप की प्रोटीन जो पाई जाती है वो क्या करती है, उसे मॉडिफिकेशन करने में और इंजरी में क्या करती है, हेल्प करती है। फोर्थ, रेगुलेट ट्रांसपोर्ट, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन की नेचर जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य। एक मटेरियल होता है पारगम्य जिसको परमिएबल बोलते हैं, एक होता है अपारगम्य जिसको इम्परमिएबल बोलते हैं, और थर्ड है सेमी परमिएबल। परमिएबल या पारगम्य जो होता है वो सेल वॉल होती है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बाद। मतलब कि सेल वॉल ऐसा सेल का ऑर्गन है जो किसी भी मॉलिक्यूल्स को आसानी से अपने आर पार जाने के लिए परमिट कर देता है। ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं परमिएबल ऑर्गन, जो सेल वॉल है। इसके बावजूद कुछ ऑर्गन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो सेल के अंदर मटेरियल को सेलेक्टिवली क्या बोलते हैं, चयनित होते हैं, मतलब कि वो कुछ ही सिलेक्टेड मटेरियल को सेल के अंदर आने देते हैं। ऐसे ऑर्गन सेल मेम्ब्रेन उसमें एक है। सेल मेम्ब्रेन की नेचर जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, मतलब कि सिलेक्टिव मटेरियल को ही वो सेल में एंटर करने की परमिशन देगी, बाकी दूसरे मटेरियल को वो
सेल मेम्ब्रेन से बाहर ही रखेगी। तो इस प्रकार की पारगम्यता को हम बोलते हैं सेमी परमेबल। हम फिजियोलॉजी के अंदर चैप्टर पढ़ेंगे ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन की नेचर जो होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमेबल, सेमी परमेबल होती है, मतलब कि ये आसानी से सभी मॉलिक्यूल्स को अंदर आने नहीं देती, ये परमिट करेगी। उसके अंदर विशेष टाइप के आयन, प्रोटॉन या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं प्रोटीन के, ये हम स्ट्रक्चर पर देख रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, सेलेक्टिव मटेरियल को ही सेल के अंदर आने के लिए परमिट करते हैं, उसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। फिर हमने लाइसोसोम की स्ट्रक्चर देखी हमने, वहाँ क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, ये हमने पढ़ चुके हैं पूरे, किस प्रकार से बाहर के मटेरियल को सेल के अंदर लिया जाता है और सेल के मटेरियल को बाहर भेजा जाता है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, इनवेजिनेशन होते हैं, फोल्ड होते हैं। तो इनवेजिनेशन जब होगा तो एंडोसाइटोसिस होगा, और ईवेजिनेशन, यहाँ क्या होगा, ईवेजिनेशन होगा। तो लाइसोसोम वाले टॉपिक में अच्छी तरह समझा रखा है। और यहाँ क्या होगा, इनवेजिनेशन, मतलब कि अंतर्वलन। सेल की जो वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन इस तरह से अपने आप को फोल्ड कर लेती है, तो वहाँ से बाहर से मॉलिक्यूल जो होंगे वो सेल के अंदर एंटर करेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, इनवेजिनेशन। तो लाइसोसोम वाले टॉपिक के अंदर पूरी तरह समझा रखा है। और ईवेजिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल जो है वो इस मटेरियल को बाहर की तरफ दे देती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ईवेजिनेशन। मेनली बड फॉर्मेशन, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन्हें मेनली बड फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है, ईवेजिनेशन। तो और भी प्रोसीजर होता है, तो इस तरह से प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। ये क्या करता है, तो लाइसोसोम वाले टॉपिक में से समझा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है लाइसोसोम का, तो वहाँ से आप उस वीडियो को समझ सकते हैं। इसके बावजूद कुछ और फंक्शंस भी होते हैं, वो हम अभी समझते हैं। सिक्स्थ फंक्शन जो है अमीबा। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, मतलब कि अपने आप में क्या है, वो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, वो अमीबा एक सेल के अंदर परफॉर्म करता है। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर सूडोपोडिया, सूडोपोडिया मतलब कि ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है। तो ये अमीबा के अंदर क्या पाए जाते हैं, विशेष टाइप के, इसको मूवमेंट के लिए क्या करने पड़ते हैं, मेम्ब्रेन जो होती है अपने आप को फोल्ड करती है, और फोल्ड करके इसके लिए फुट का निर्माण करती है। इसके सहायता से आसानी से क्या कर सकता है, किसी सरफेस के अंदर, पानी के अंदर क्या कर सकता है, आसानी से मूव कर सकता है। और सूडोपोडिया अमीबा के साथ साथ एक और होती है ल्यूकोसाइट्स, उसके अंदर भी सूडोपोडिया बनते हैं। जब ये ल्यूकोसाइट्स हम क्या बोलते हैं, WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, उन्हीं को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स हमारी ब्लड के अंदर पाए जाने वाला मेन सेल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, हानिकारक कीटाणुओं को क्या करती है, या बैक्टीरिया को खाने का काम करती है, उन्हें नष्ट करने का काम करती है। तो वहाँ पर भी सूडोपोडिया वो मूवमेंट करती हैं, और वहाँ पर वो इनवेजिनेशन करेगी, उन्हें खाएंगी, एंडोसाइटोसिस होगा, और उसे वो लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्ट कर दी जाएंगी। तो ये प्रोसीजर जो होता है सूडोपोडिया का निर्माण करना, इसको बोलते हैं आभासी पैर। सूडो मीन्स आभासी और पोडिया मीन्स पैर। तो आभासी पैर बनते हैं, जिसकी सहायता से वो आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं दूसरी जगह पर, और वहाँ पर कुछ भी जो अपने को मूवमेंट करने का जो काम होगा वो वहाँ पर पूरा होगा। इसके साथ साथ ये जो प्रॉपर है, ये प्लाज्मोडेस्माटा हमने समझा, प्लाज्मोडेस्माटा हमने समझा, डेस्मोटिब्यूल समझा, टाइट जंक्शन के फंक्शन समझे। तो वो सारे फंक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। तो हमें टर्मिनोलॉजी को ढंग से समझना है। मैक्यूला एडेरेंस किसको बोलते हैं, जोनुला ओक्लूडेंट्स किसको कहते हैं, तो वो आपको समझा रखा है। डेस्मोसोम को मैक्यूला एडेरेंस बोलते हैं, जबकि टाइट जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, जोनुला ओक्लूडेंट्स। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर पूरी देर की है। तो सेल मेम्ब्रेन के ये मॉडिफिकेशन थे और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन थे। हम ये स्ट्रक्चर जो है वो सेमी परमेबिलिटी का अर्थ पारगम्य होती है,
तो प्लांट फिजियोलॉजी जब स्टार्ट करेंगे उसमें ऑस्मोसिस टॉपिक आएगा, तो वहाँ पे इसको और डिटेल में समझेंगे कि ये सेमी परमेबिलिटी किस प्रकार की होती है, अर्ध पारगम्य होती है। यहाँ इतना समझना अपने लिए काफ़ी है कि ये सेलेक्टिव मटेरियल को, मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार ही मटेरियल को सेल के अंदर आने देती है, सभी तरह के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने के लिए परमिट नहीं करती। इसको बोलते हैं सेमी परमेबल। और या फिर उसका और कॉन्सेप्ट है बड़ा ऑस्मोसिस के अंदर, जिसमें स्पेशल वाटर मॉलिक्यूल से संबंधित, सॉल्वेंट और सोल्यूट से संबंधित जो स्ट्रक्चर है वो उसको लेकर ये सेमी परमेबिलिटी कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसको वैसे बोल सकते हैं सेलेक्टिवली परमेबल, चयनात्मक पारगम्यता, और सेमी परमेबिलिटी मतलब कि अर्ध पारगम्यता, मतलब कि ये अलग टर्म्स हैं जो अलग तरीके से यूज़ की जाती है। इसकी नेचर जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल भी होती है और सेमी परमेबल भी होती है। तो वो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से काम करती है, उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं प्ले, तो वो अपने उसमें पढ़ेंगे ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक हम सेल वॉल पढ़ेंगे और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा साइटोस्केलेटन, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दो टॉपिक अपने अभी पढ़े हैं इंपॉर्टेंट इसके अंदर पढ़ने वाले। और राइबोसोम्स मैंने आपको बता दिया, यदि पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ लो, यदि डिटेल में और समझना है तो मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं मैसेज। यदि राइबोसोम की स्ट्रक्चर पढ़नी है तो अलग से इसी चैनल पे वीडियो है राइबोसोम्स का, तो उसमें पूरी डिटेल बता रखी है। यदि वो समझ में नहीं आता है तो आपको लाइव वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइबोसोम के बारे में भी वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।